हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरूला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने ये जाना था कि इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट जरूर करेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ऑटोमेटेड हो जाएगा, जिसमें उतनी ज़्यादा डेटा की वैल्यू हो जाएगी और जितने ज़्यादा डेटा की वैल्यू हो जाएगी उतना इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और हमने ये जाना था कि बहुत सारे लेजिस्लेशन भी आ गए हैं डेवलप कंट्री में, और वहाँ डेवलप कंट्री में इसलिए लेजिस्लेशन आए क्योंकि उस लेवल की मैच्योरिटी आ गई है। तो हम एसेट्स को क्लासीफाई करेंगे और फिर इंटेंजिबल टेंजिबल में क्लासीफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको क्रिटिकलिटी के अनुसार क्लासीफाई करेंगे। टॉप सीक्रेट इस तरीके से हम उसे क्लासीफाई करेंगे, कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव अनक्लासीफाइड करके हम उसे क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद थ्रेट्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स को क्वान्टिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे कि ये थ्रेट्स हैं और रिस्क असेसमेंट करना स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे क्या वनरेबिलिटीज़ हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आपकी उसके क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है। उसके बाद हमने ये जाना था कि रिस्क मैनेजमेंट पर आ जाएंगे। अब हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार हो गया, अब हम रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप में आ जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट में हमने कई स्ट्रेटजीज़ के बारे में जाना था और ये जाना था कि रिस्क एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, रिस्क अवॉइडेंस सही स्ट्रेटजी नहीं है, रिस्क रिडक्शन या रिस्क मिटिगेशन सही स्ट्रेटजी है, या फिर हम रिस्क को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर सारी स्ट्रेटजीज़ हमने जाना था। और फिर हमने जाना था कि जब हम स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेंगे तो फिर हमें कंट्रोल्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे और कंट्रोल प्रोसीजर्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे। तो कंट्रोल प्रोसीजर्स और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस है। कंट्रोल प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं, कंट्रोल के प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे, यानी कि फायर से बचने के लिए हम एग्ज़िट रूट्स लगा देंगे, फायर सप्रेशन सिस्टम लगाएंगे। जो फायर हो रही है तो एम्प्लॉई हमारा बाहर निकल जाए, उसमें एग्ज़िट मार्क्ड होगा। तो और अगर मान लिया सपोज़ कोई वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस हम लगाएंगे। इस तरीके से जो है हम कंट्रोल्स लगाएंगे। तो कंट्रोल्स प्रोसीजर्स होंगे और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हो गए। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेटमेंट है। हमने ये जाना था एक डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है जिसमें हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल प्रोसीजर्स के बारे में दिया होगा। फिर हम कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स में पढ़ रहे थे, कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स पढ़ रहे थे। पहले हमने रिस्क असेसमेंट की स्ट्रेटजीज़ को क्लासीफाई किया था और उससे पहले हमने एसेट को क्लासीफाई किया था। एसेट को दो बार क्लासीफाई किया था, पहले तो नेचर ऑफ एसेट के अनुसार क्लासीफाई किया था और फिर एक बार जब नेचर के अनुसार क्लासीफाई किया था तो फिर फाइनल दोबारा क्रिटिकलिटी के अनुसार क्लासीफाई किया था। तो कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स में हमने ये जाना कि कई टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, जैसे डायरेक्टिव कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल, एग्जिस्टेंस कंट्रोल। और सबसे पहला कंट्रोल होता है डायरेक्टिव कंट्रोल, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है, लोगों को डायरेक्शन देता है। और डायरेक्टिव कंट्रोल सबसे पहला कंट्रोल लगता है ऑर्गेनाइजेशन में। पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोसीजर्स बनाई जाती हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। तो डायरेक्टिव कंट्रोल्स में क्या होंगी? सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होंगी, स्टैंडर्ड्स होंगे, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स होंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान भी डायरेक्टिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है। बेसिकली है एग्जिस्टेंस कंट्रोल, लेकिन कई केसेस में आप उसे डायरेक्टरी कंट्रोल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव कंट्रोल्स ये बताते हैं कि भाई किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे एक्टिविटी डिजायर्ड आउटकम के लिए। यानी कि डिजास्टर जिस समय हो जाएगा उस टाइम पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को भी आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डायरेक्ट करता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डायरेक्टिव कंट्रोल, डिजास्टर रिकवरी प्लान डायरेक्टिव कंट्रोल है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस कंट्रोल भी है और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो यानी कि डायरेक्टिव कंट्रोल्स कौन से हैं? सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन, प्रोसीजर्स। यानी कि सिक्योरिटी पॉलिसी सबसे बनती है, फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमने बोला बाहर के स्टैंडर्ड्स हैं, ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, उससे लेकर हम उसको अडेप्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ताकि स्टैंडर्ड हमें मिल जाए और उसी के अनुसार काम है। पॉलिसी ऊपर होगा, स्टैंडर्ड नीचे होगा, लेकिन कई बार क्या होता है मैनेजमेंट उतना नॉलेजेबल नहीं होता है, तो वो क्या करता है स्टैंडर्ड का यूज़ करता है पॉलिसी बनाने के लिए। मतलब उसके स्टैंडर्ड्स को देख के वो पॉलिसी बना लेता है। पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनती है, पॉलिसी स्टैंडर्ड में हेल्प करती है और कई बार स्टैंडर्ड्स के अनुसार पॉलिसी, स्टैंडर्ड से पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमें कोई चीज़ें बताएंगे कि इस तरीके से हमें इस तरह से काम करना है, तो उसी से पॉलिसी बना जाती है। पॉलिसी स्ट्रेटेजिक होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, लेकिन इस पॉलिसी से वो भी ऊपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट ऊपर होता है, इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेसेस ऊपर होती हैं और फिर उसी के अनुसार पॉलिसीज़ डिटरमाइन की जाएंगी और फिर उन पॉलिसीज़
के नीचे स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स के नीचे गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स होते हैं। अगर प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहे हैं तो प्रोसीजर्स हम नहीं, उसके सामने नहीं ठहरेंगे। प्रोसीजर्स पॉलिसी को वायलेट नहीं कर सकते, और पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए जो रिस्क मैनेजमेंट में हमें हेल्प करें। तो यानी कि डायरेक्टिव कंट्रोल डायरेक्ट करते हैं, और सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स उसमें होते हैं, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान भी उसका पार्ट होते हैं डायरेक्टिव कंट्रोल्स का। लेकिन ये एग्जिस्टेंस कंट्रोल का भी पार्ट होते हैं। एग्जिस्टेंस कंट्रोल का एग्जांपल मांगा जाए, डायरेक्टिव कंट्रोल का मांगा जाए, तो दोनों के एग्जांपल ये हो सकते हैं। डायरेक्टिव कंट्रोल बनाने के बाद प्रिवेंटिव कंट्रोल बनाया जाता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करता है, डिज़ास्टर को प्रिवेंट करता है, या इम्पैक्ट को प्रिवेंट करता है। इम्पैक्ट या डिज़ास्टर दोनों को प्रिवेंट करता है। डिज़ास्टर क्या होता है? बड़ा इम्पैक्ट। डिज़ास्टर क्या होता है? बड़ा इम्पैक्ट। जो बड़ा इम्पैक्ट हो गया वो डिज़ास्टर हो जाता है, तो डिज़ास्टर या इम्पैक्ट को प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करते हैं। एरर, ओमिशन, मलेशियस एक्ट, इनको करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं। जैसे आप सिक्योरिटी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग किस लिए दे रहे हैं? ताकि डिज़ास्टर ना हो, इम्पैक्ट ना हो, रिस्क ना हो, रिस्क कम हो जाए, थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए, वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाए, उन्हें रिमूव कर सकें। तो सिक्योरिटी अवेयरनेस और टेक्निकल कंट्रोल प्रिवेंटिव कंट्रोल है। उसके बाद आप लोगों को लेते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, तो वो भी एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है। उसके बाद ड्यूटी सेग्रीगेट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और उस तरह से काम हो रहा है, तो इसका मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, और इसका मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल है। इसके बाद बैकग्राउंड या स्क्रीनिंग चेक या प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड या स्क्रीनिंग चेक्स आप कराते हो। वो क्यों कराते हो? प्रिवेंटिव कंट्रोल के, कि आदमी कैसा आ रहा है, आदमी सही आना चाहिए। उसके अलावा आप फिजिकल कंट्रोल्स कई तरीके के होते हैं, जो प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल्स आप लगाते हो। क्या है? फेंसेस लगा देते हो, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देते हो। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? चोरी को रोकता है, प्रिवेंट करता है। चोरी होने, अगर चोरी हो रही है तो भी दौड़ के वो देखेगा, उसे रोकेगा। अगर उसे पता चल गया तो करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करेगा, फटाफट पुलिस को कॉल करने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले स्टेप में सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिव कंट्रोल। लॉक्स एंड की होते हैं, बैच सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर जाते हो, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, उसी के बाद आप अंदर जा सकते हो। या डबल लोड सिस्टम्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है। यानी कि सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हो? सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करते हो कि सिस्टम सही तरीके से चले। फ्यूचर में सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले ही हम उन पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो करें। तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सही आदमी को एक्सेस देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिव कंट्रोल में भी आता है और डिटेक्टिव कंट्रोल में भी आता है। इसी तरीके से फायरवॉल्स होती है। लाइब्रेरी कंट्रोल सिस्टम होते हैं, पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, प्रॉक्सिमिटी कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गया। इंक्रिप्शन आप करते हो। इंक्रिप्शन किस लिए करते हो? कि इंक्रिप्ट करके चीज़ भेजते हो ताकि दूसरा आदमी उसे पढ़ ना सके, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। ये भी जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल है। डिजिटल सिग्नेचर्स प्रिवेंटिव कंट्रोल है। डायल अप एक्सेस कंट्रोल्स और कॉल बैक सिस्टम्स हैं, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल है। कई बार आप किसी जगह कॉल करते हो, कहता है मैं अभी कॉल बैक करूँगा, आपका नंबर क्या है, आपके नंबर पर कॉल बैक करूँगा। तो वो क्या कर रहा है कि आप उसे कॉल कर रहे हो और वो उसके आपके नंबर पर कॉल बैक कर रहा है। आपने उसे पहले से नंबर दिया है कि ये मेरा नंबर है। तो डायल अप और एक्सेस कंट्रोल्स, कॉल बैक सिस्टम जो होते हैं, वो भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सुपरवाइज कर रहे हो आप, मॉनिटर कर रहे हो, सीनियर मैनेजमेंट या मिडिल लेवल ऑफ में टेक्निकल लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है किसी डिज़ास्टर को। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लिया सपोज कोई IPF मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, तो वहाँ पर क्या है, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। आप कंपनी में जाते हो तो क्या करते हो कि सबसे पहले अपने फिंगरप्रिंट देते हो बायोमेट्रिक डिवाइस में, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, वो भी प्रिवेंटिव कंट्रोल में आती है। उसके बाद आप कैमरा, फ़ोन्स, USB ड्राइव, CD का यूज़ नहीं करोगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया आपने। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल। कई कंपनियों में कहा जाता है कि आप मोबाइल नहीं लेकर आओगे कंपनी में, वैसे आजकल बहुत कम होता है, लेकिन कई कंपनी में बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ताकि आप फोटो ना खींच सको, कई चीज़ें ना कर सको। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं। अगर मान लिया सपोज आपको आपका मैनेजमेंट बोलता है कि भैया सिगरेट पीनी है, तो आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में नहीं पियोगे, या एक स्मोकिंग जोन होता है वहाँ जाकर पियोगे, या खाओगे नहीं। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के बाद डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या होता है?
मोशन डिटेक्टर्स लगा दिए जाते हैं। तो डिटेक्टिव मोशन डिटेक्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आदमी जा रहा है कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में कई एरिया ऐसे होते हैं जैसे जब मालूम पड़ा आज की डेट में क्या है, कैमराज आ गए हैं जिसमें अगर आप चले जाते हो और अगर उस कमरे में कोई मूवमेंट होता है तो मोशन डिटेक्टर्स या कैमरा डिटेक्ट करके आप बता देते हैं कि भाई यहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। स्मोक और फायर डिटेक्टर होते हैं, आग लगी तो स्मोक निकला और फायर डिटेक्टर डिटेक्शन कर लिया, ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल है। डिटेक्टिव है, ये जासूस है, डिटेक्शन कर रहा है। वीडियो सर्वेलेंस कैमरा होते हैं, ये भी कहा सीसीटीवी वगैरह लगे होते हैं। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होगा सीसीटीवी लगा होगा, बेकार ऑर्गेनाइजेशन होगा सीसीटीवी उतना नहीं लगा होगा। सीसीटीवी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है तो वो डिटेक्टिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है। सेंसर और अलार्म्स जो हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स के एग्जाम्पल है। ऑडिट ट्रेल जो है, जब ऑडिट करते हो तो ऑडिट ट्रेल देखते हो, लॉग्स होते हैं, वो क्या है, डिटेक्टिव कंट्रोल है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्टिव कंट्रोल है। यानी कि आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो बता देता है आपको कि ये ट्रैफिक कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो, फिर फायरवॉल लगाते हो, फिर एंटीवायरस लगाते हो, और आजकल ही बंडल्ड होकर आती है, यानी एक ही सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिक। लेकिन बाय डेफिनेशन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम केवल डिटेक्ट करता है, वो डिटेक्टिव कंट्रोल है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल क्या करते हैं, आपको बताते हैं, आपको कहते हैं कि भाई मैंने डिटेक्ट कर दिया, ये प्रॉब्लम आने वाली, आपको आगाह करते हैं, बस आगाह करते हैं। उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल का काम होता है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, सिक्योरिटी रिव्यू ऑडिट्स कर रहे हो आप, वीकली सिक्योरिटी रिव्यू ऑडिट्स कर रहे हो, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी ड्यूटी या रोटेशन ऑफ ड्यूटी की जाती है, वो डिटेक्टिव कंट्रोल है कि ड्यूटी को मैंडेटरी वो दे दिया गया, आपको छुट्टी दे दी गई। तो कई जगह पर क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपको घुमाया जा रहा है, रोटेशन ऑफ ड्यूटी की जा रही है, इसलिए की जा रही है आप फ्रॉड ना कर सको, मैंडेटरी लीव दी जा रही है आप फ्रॉड ना कर सको, ये डिटेक्टिव कंट्रोल में आता है। इसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल में आता है। यानी कि एक तो होता है प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग और एक होती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। यानी कि आपको ज्वाइन कराने से पहले स्क्रीनिंग होती कई बार, और एक होती है वो प्रिवेंटिव कंट्रोल में आ जाएगी। आप जॉब ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपके बैकग्राउंड का इन्वेस्टिगेशन होगा, वो डिटेक्टिव कंट्रोल आ जाएगा। इसके बाद करेक्टिव कंट्रोल होते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल से हमें पता चलता है, डिटेक्ट होता है, फिर उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल्स करेक्ट करते हैं उसको। यानी करेक्टिव कंट्रोल्स कब होता है, जब इम्पैक्ट हो जाता है, उस इम्पैक्ट को ये कम करते हैं, इम्पैक्ट मिटिगेशन करते हैं, इम्पैक्ट एलिमिनेशन नहीं करते हैं, 100% इम्पैक्ट को गायब नहीं करते हैं। इम्पैक्ट तो हो चुका होता है, इनफैक्ट इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे बोलो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर में ऑटो क्लीन फीचर होता है। तो वायरस आ गया, वायरस को पहले वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिव कंट्रोल होता है, फिर उसे क्लीन करता है, तो यानी कि करेक्टिव कंट्रोल होता है। डेटाबेस में रोल बैक और रोल फॉरवर्ड कंट्रोल होते हैं। यानी कि जैसे एटीएम है, एटीएम में क्या होता है कि अचानक आपने अपना एटीएम कार्ड डाला और आपने पिन विन डाला, अभी प्रोसेसिंग हो रही है, लाइट चली गई, तो क्या होता है कि पैसा निकला है नहीं निकला, आपके अकाउंट से पैसा कटा नहीं कटा, तो इसके लिए रोल बैक और रोल फॉरवर्ड कंट्रोल्स होते हैं। रोल बैक कंट्रोल क्या करता है, रोल बैक करता है पूरे ट्रांजैक्शन को, कहाँ जहाँ से ट्रांजैक्शन, और रोल फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड करता है, रोल फॉरवर्ड करके ट्रांजैक्शन को नॉर्मल पुरानी स्थिति में लेकर आता है। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन को बता देगा कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है हुआ है, और जब अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, पैसा निकल गया है, तो वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो रोल बैक और रोल फॉरवर्ड कंट्रोल्स जो हैं करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। रोल फॉरवर्ड और रोल बैक कंट्रोल्स तब होते हैं जब कनेक्टिविटी हैम्पर हो जाती है। अगर अचानक कनेक्टिविटी हैम्पर हो गई तो मालूम पड़ा आपने पैसा वो डाला, पैसा डेबिट हुआ, आपके अकाउंट में एटीएम ने पैसा नहीं निकाला है और आपका अकाउंट दिखा रहा है भाई पैसा तो निकल चुका है, पैसा तो आपके अकाउंट में डेबिट हो चुका है। तो डेबिट होने के बाद फिर से वो रिक्रेडिट करेगा, रोल बैक रोल फॉरवर्ड दोनों में से एक चीज़ ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करके वो फिर रिक्रेडिट करेगा। तो ये रोल बैक और रोल फॉरवर्ड होते हैं, करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। उसके अलावा क्या है कि ऑटोमेटिक लोड रिस्टोरेशन, यानी कि अगर मान लिया सपोज एक वोल्टेज कोलैप्स कर गई
या कोई लोड में डिस्टर्बेंस आ गया, यानी वोल्टेज में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो ऑटोमेटिक लोड रेस्टोरेशन डिवाइसेस होते हैं, तो वो क्या लोड को रिस्टोर कर लेते हैं, वो लोड को सही करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड हो, मशीन अनइंटरप्टेड काम करे। तो ये करेक्टिव कंट्रोल्स हैं। और फाइनली है एग्जिस्टेंस कंट्रोल। एग्जिस्टेंस कंट्रोल में सबसे पहला है एग्जिस्टेंस को बचाता है, वो है डेटा और सॉफ्टवेयर का बैकअप। अगर डेटा इसकी सारी बात जो इन्फॉर्मेशन की रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन का रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? सही तरीके से अरेंज किया हुआ डेटा। इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेटा है, और डेटा को हम सही तरीके से इन्फॉर्मेशन अरेंज करते हैं, वही इन्फॉर्मेशन में बन जाता है। तो वो जो सही से अरेंज किया हुआ डेटा है वो अब इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो एग्जिस्टेंस कंट्रोल में क्या क्या करता है कि डेटा और सॉफ्टवेयर के बैकअप्स होने चाहिए आपके पास। उसके अलावा बिजनेस कंटिन्यूटी और डिज़ास्टर रिकवरी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स और डिज़ास्टर रिकवरी अरेंजमेंट्स जो बेसिकली अरेंजमेंट्स हैं, जो प्लान्स हैं वो एक तरह से डायरेक्टिव कंट्रोल है, और जो बाकी अरेंजमेंट्स हैं वो एग्जिस्टेंस कंट्रोल में आ जाता है। वैसे डीआरपी और बीसीबी एग्जिस्टेंस कंट्रोल के भी पार्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो आपके डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, और एग्जिस्टेंस कंट्रोल भी होते हैं। तो अगर कोई अरेंजमेंट कर रखा है आपने, बिजनेस कंटिन्यूटी या डिज़ास्टर रिकवरी का अरेंजमेंट कर रखा है, वो एग्जिस्टेंस कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा पावर बैकअप अरेंजमेंट्स होते हैं। अगर मान लिया इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से गायब हुई तो दूसरी जगह आएगी, दूसरी जगह से गायब हुई तो तीसरी जगह आ गई, तीसरी लाइन से आएगी। उस तीनों लाइन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनका सोर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये एग्जिस्टेंस कंट्रोल है। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं, और इन कंट्रोल्स में से किसी को वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं किसी थ्रेट के अगेंस्ट। जनरली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव कंट्रोल तो होते ही होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिव कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर से डिटेक्टिव कंट्रोल लगा दिए जाते हैं, और फिर करेक्टिव कंट्रोल लगा दिए जाते हैं। और एग्जिस्टेंस कंट्रोल कहाँ पर है? जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का सवाल है, यानी कि एग्जिस्टेंस, अगर डेटा का सॉफ्टवेयर का बैकअप नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन गायब हो सकता है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो सकती है। तो बेसिकली हमने ये सारे कंट्रोल्स लगा दिए। अब क्या है कि हमारी स्टडी ये कहती है कि जी आपने कंट्रोल्स तो लगा दिए, लेकिन रिस्क और कंट्रोल्स ये एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क ये है कि आप उस लेवल का रिस्क, उस लेवल के कंट्रोल्स लगा सकते हैं जो कि आपको मार्केट में रहने दें। असल में क्या हुआ कि बैंक्स हैं, बैंक्स में आप एटीएम पिन डालते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ नहीं करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं। पिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, पिन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बहुत अंतर है। डिजिटल सिग्नेचर्स वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। डिजिटल सिग्नेचर किसी भी तरीके से फॉर्ज नहीं किए जा सकते हैं, पिन को चोरी किया जा सकता है। तो जब बैंकिंग इंडस्ट्री जब डिजिटल चीज़ों का यूज़ करने लगी तो उससे सबसे पहले कहा गया कि भैया ऐसा है, आप डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करो। लेकिन बैंक जो होते हैं वो इकोनॉमी की ब्लड लाइन होते हैं। यूएस में उन्होंने ये फोर्स कर दिया, उन्होंने ये फोर्स ही भी किया। उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल सिग्नेचर सब ले जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया एक तरह से देखा जाए तो। और उन्होंने क्या किया कि पिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से आपका आज की डेट में क्या होता है, बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिस्क है, रिस्क के साथ कंट्रोल्स हैं, तो कंट्रोल्स इस तरीके की होने चाहिए कि कंपटीशन रिस्क नहीं होना चाहिए। आईटी जो है उस इफेक्टिवली मैनेज होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट करेगा। तो बिजनेस रिस्क को अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो ये कई बार क्या होता है कि जिस आपकी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जो आप देखोगे उससे ज़्यादा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव आईटी रिस्क मैनेजमेंट करना चाहता है, तो वो केवल ये नहीं है कि फायरवॉल लगा दे, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगा दे, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी भी चलती है, जो कस्टमर साइकोलॉजी भी चलती है। ह्यूमन कंट्रोल्स भी राइट प्रोपोर्शन में लगानी पड़ सकते हैं। अगर कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़र को बोल रहे हो कि हर 30 दिन में
पिन चेंज करोगे। आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है, बैंक कह रहा है 6 महीने में करोगे, तो आदमी परेशान हो सकता है कि हर 30 दिन में यार यहाँ पर पिन चेंज करना पड़ता है, हर 15 दिन में यहाँ पर पिन चेंज करना पड़ता है। तो आप इन्फोर्स कर रहे हो, सिक्योरिटी इन्फोर्स कर रहे हो, वो सिक्योरिटी जो है आपको कंपटीशन रिस्क की तरफ ले जाती है। तो सिक्योरिटी के कई बार कंपटीशन रिस्क आ जाता है, कई बार उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और वो बिज़नेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सपोज़ थोड़ी देर के लिए ये समझा जाए कंट्रोल्स आपके ख़राब हैं, पुअर कंट्रोल्स हैं, कस्टमर को उतना एजुकेटेड कस्टमर बेस नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि आपकी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिज़नेस में। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स बढ़ गए तो क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन चली जाएगी, बिज़नेस चले जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आईटी कंट्रोल्स जैसे एक वीणा होती है, ये गिटार होता है, जब आप गिटार को बजाते हो तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा कसोगे तो गिटार नहीं बजेगा, अगर उसको ढीला छोड़ दोगे इसके तारों को तो वो नहीं बजेगा, तब भी आवाज़ ख़राब को देगा। उसको एक राइट प्रोपोर्शन में आपको कसना पड़ता है। तो राइट प्रोपोर्शन, बैलेंसिंग, रिस्क और कंट्रोल्स की बैलेंसिंग होनी चाहिए। एक ऑर्केस्ट्रेटेड सेट ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ कंट्रोल्स होनी चाहिए, रिस्क वर्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए। एक जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, वो इस तरह से लगनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ऐसा ना होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मतलब जैसे जो मैंने बोला है, गिटार को अगर उसके तार को ज़्यादा आप कसोगे तो गिटार नहीं बजेगा, अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो गिटार नहीं बजेगा। एक राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स में बहुत सारे रिस्क हैं, उसके अलावा एक और रिस्क आ गया, कंपटीशन रिस्क आ गया। तो कंपटीशन रिस्क, अगर कंपटीशन, आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो तो बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं करेगा। ये सारा तामझाम जो आप लगा रहे हो, ये तो सर्वाइवल के लिए, बिज़नेस को कंट्रोल्स अच्छे हों, इन सब चीज़ों के लिए लगा रहे हो, लेकिन कंट्रोल्स उस लेवल तक होने चाहिए कि आप सफ़र ना करो। तो बेसिकली अगर आप एक कंट्रोल फ्रेमवर्क को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क, अब आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल फ्रेमवर्क, आपने रिस्क वगैरह के बारे में सब कुछ पता कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लिया, रिस्क की स्ट्रेटजीज़ बना ली, अब कंट्रोल्स ही के बारे में बात कर रहे हो, कंट्रोल्स को आपने क्लासीफाई कर दिया। अब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, और आप कौन हो, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट हो। तो आपको एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चलना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेसेस को सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या है, उसको देखना पड़ेगा, उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अगर इसको फाइन ट्यून नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस फाइन ट्यूनिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस फाइन ट्यूनिंग की, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क में फाइन ट्यूनिंग के लिए क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ होनी चाहिए कि एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क आ जाए। अब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो और आपने रिस्क मैनेजमेंट कर दिया, तो अब रिस्क के बारे में आपको पता चल गया, अब कंट्रोल्स के बारे में भी आपको पता है, तो कंट्रोल्स आप लगा रहे हो, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ये। रिस्क के बारे में सारी चीज़ पता करना, अब कंट्रोल्स के बारे में एनालाइज करना और इन कंट्रोल्स को, इन रिस्क्स को इन्हीं कंट्रोल से मिटिगेट करना और बैलेंस करना, इस तरह से बैलेंस करना कि कंपटीशन रिस्क ना हो, और इस तरीके से बैलेंस करना कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। तो आप उसके लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाओगे, और इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेमवर्क में क्या क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट ये काम करेगा, तो टॉप मैनेजमेंट के पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका सपोर्ट होना चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, और उसको इस लेवल तक समझ आनी चाहिए कि उसको डर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बेवकूफ़ आदमी को डर नहीं होता है और समझदार आदमी बहुत डरता है। मेरा एक वकील फ्रेंड था, मैंने कहा यार तू तो डरता नहीं होगा लॉ से, तो उसने बोला मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा लॉ से डर लगता है, क्योंकि जैसे ही कुछ होता है वो करने लगता हूँ, मेरे दिमाग में सेक्शन घूमने लगते हैं। तो अवेयरनेस सेंसिटिविटी लेकर आती है।
तो टॉप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहली बात, उसका सपोर्ट होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, और उसका प्राइम कंसर्न होना चाहिए। और वो कैसे होगा? अगर टॉप मैनेजमेंट नॉन नॉलेजेबल है तो नहीं होगा। टॉप मैनेजमेंट कई बार क्या होता है, नॉलेजेबल होता है लेकिन 5 साल बीत चुके होते हैं, एक नई जनरेशन की आईटी नई जनरेशन में पहुंच चुकी होती है और वो अपडेटेड नहीं होता, वो वही पुराने आदमी होते हैं और कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की पहले तो अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए, दूसरा सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे तो सपोर्ट नहीं होगा। मतलब वो आईटी नहीं लेना चाहोगे, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए, उनकी कोई कमीशन मारा जा रहा होगा, वो ऑटोमेशन इसलिए नहीं कर होंगे क्योंकि उनका कमीशन मारा जा रहा होगा, तो सपोर्ट नहीं देंगे, बेसिकली अपना सपोर्ट ख़त्म कर देंगे, कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट की समझ कई बार समझ ही नहीं होती है, इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं लेकिन समझ नहीं होती, तो समझ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट में, जो लोग बैठे होते हैं वो खुद ही गड़बड़ी कर रहे होते हैं और वो ये चाहते नहीं है कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो, ऑटोमेशन वहाँ पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन हो। तो टॉप मैनेजमेंट में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वही टॉप मैनेजमेंट उसे ड्राइव करेगा। मतलब बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को अपने आप को सपोर्ट देना है। तो अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट दोनों ही होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट है लेकिन पैसा नहीं है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से एडिकेट बजट एलोकेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टर्म्स में। तो जो एचआर डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स दे, यानी कि एडिकेट बजट हो, पैसे का बजट हो और ह्यूमन रिसोर्स का बजट हो। हेडकाउंट बजट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक हेडकाउंट बजट होता है, आदमी का बजट, इतने आदमी हैं इसमें। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हेडकाउंट फ्रीज लग जाता है, पर्टिकुलरली यूएस बेस्ड कंपनीज वगैरह में। वहाँ पर मैंने क्या देखा, इंडिया में मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पर हेडकाउंट फ्रीज लग गया स्टार्टिंग में, जब मैं इनिशियली काम कर रहा था। तो बोस्टन करके वो कंपनी थी, उसमें मैं काम कर रहा था और उसमें हेडकाउंट फ्रीज लग गया। तो बेसिकली अगर हेडकाउंट फ्रीज लग जाएगा तो फिर आप हेडकाउंट इंक्रीज़ नहीं कर सकते और फिर आदमी को हायर नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो टॉप मैनेजमेंट बजट एलोकेशन होना चाहिए और ह्यूमन बजट एलोकेशन मनी के टर्म्स में और ह्यूमन रिसोर्स दोनों के टर्म्स में एलोकेशन होनी चाहिए। बजट मनी ही नहीं बताता है, बजट हेडकाउंट का बजट होता है और कई चीज़ों का बजट होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि की बिजनेस रिसोर्सेज ये हैं, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर टॉप मैनेजमेंट को पता है लेकिन नीचे के लेवल के मैनेजमेंट के लोग जो हैं उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। टॉप मैनेजमेंट का काम है रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट का काम है। अगर नीचे के लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो उन्हें ट्रेनिंग करानी चाहिए। उसके बाद जैसा कि हमने बोला, पहला स्टेप क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन एसेट को इन्वेंटरी करना और क्लासीफाई करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन एसेट्स आप किसी कंपनी में गए, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है, डेटा है तो डेटा का फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड तो है, डेटा का क्लासिफिकेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर पता नहीं है, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। FA रजिस्टर्ड होना चाहिए, उससे भी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो आपको सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी दे देते हैं, वो सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों की इन्वेंटरी दे देते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर चलाओगे, जो भी हार्डवेयर चल रहा होगा, सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, वो उसकी इन्वेंटरी ले लेगा कि ये हमारी कंपनी में ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। आईटी की इन्वेंटरी लेना, आईटी की एसेट रजिस्टर बनाना आज की डेट में बहुत ईजी है, वो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है डेटा कहाँ पर रखा हुआ है। तो डेटा कहाँ पर रखा हुआ है ये भी आपको सॉफ्टवेयर बता सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को इस बात का पता होना चाहिए और टॉप मैनेजमेंट को इस बात का पता होना चाहिए, और आईटी के पास कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, किसका डेटा कहाँ पर लगा है। क्योंकि डेटा का कस्टोडियन, एसेट का कस्टोडियन तो एसेट का तो मालिक और कस्टोडियन दोनों आईटी है, लेकिन डेटा का वो केवल कस्टोडियन है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा है। डेटा का असली मालिक दूसरा डिपार्टमेंट है, उसने दिया है रखने के लिए, आपको रखने के लिए, जैसे बैंक के लॉकर में सामान रखने के लिए देते हैं, उसी तरह से आईटी को डिपार्टमेंट डेटा दे देता है। जैसे ERP चालू हो जाती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि ये आईटी भाई, ये रहा मेरा डेटा, इसको संभाल के रखना, क्योंकि मेरे पर कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आप एक्सपर्ट हो, आप कस्टोडियन हो, डेटा तो मेरा है लेकिन मालिक तो मैं हूँ, कैसा होगा डेटा ये मैं डिटरमाइन करोगे।
उसके अलावा आपका क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, गोल कॉन्ग्रेंस होना चाहिए, यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और गोल कॉन्ग्रेंस बहुत बड़ी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन में गोल कॉन्ग्रेंस होना चाहिए। एम्प्लॉय के गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मिलने चाहिए, एम्प्लॉय की पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन की गोल से मैच करनी चाहिए, जो कंट्रोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ गोल कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए उनकी। क्योंकि अगर गोल कॉन्ग्रेंस नहीं हो, दोनों के गोल अलग हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अगर वो अलाइन नहीं है बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, तो फिर प्रॉब्लम होगी। दोनों अलाइन होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल और रिलेटेड इनेबलिंग रिसोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप उन टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करोगे, उन इनेबलिंग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे जो रिस्क के मिटिगेशन में आपको हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवायरस लगाया कि नहीं लगाया, तो एंटीवायरस कौन कौन से हैं, लोग कौन कौन से हैं जिनके पास ये स्किल है। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करोगे, टेक्नोलॉजी और इनेबलिंग रिसोर्सेज। इनेबलिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो इनेबल करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, इनेबल करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। पहले पर्सनल सिक्योरिटी, दूसरा है फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क कैसे मैनेज हो रहे, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, रिलेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या है कि अगर आपके कंपनी में पर्टिकुलर बंदे हैं तो वो लॉजिकली अगर एक सिस्टम में घुसते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। यानी उस बंदा अगर सुबह वो आता है, अपना एक्सेस कार्ड लगाता है, फिर फिंगरप्रिंट लगाता है, फिर अपने लैपटॉप में बैठता है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है, एक्सेस कंट्रोल्स लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। और अगर सिस्टम डेवलप हो रहा है तो कंट्रोल्स कौन कौन से हैं सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में। क्योंकि रिस्क क्या होगा, पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल रिस्क क्रिएट कर देगी, फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी फिजिकल और एनवायरमेंटल रिस्क क्रिएट कर देगी। अगर नेटवर्क में सिक्योरिटी नहीं है तो नेटवर्क रिस्क आ जाएंगे। अगर आइडेंटिटी मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी आदमी अंदर घुस जाएगा। एक्सेस कंट्रोल्स नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। अगर सिस्टम डेवलपमेंट मेंटेनेंस में कंट्रोल नहीं है तो मालूम पड़ा आपके सिस्टम में आपने देखा ट्रोजन हॉर्स आ गया। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग नहीं है तो अचानक बिजनेस गायब हो गया। एक सुबह अचानक जैसे फुजिकामा में हुआ, सुनामी आई और वहाँ बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी डिज़ास्टर इतना बड़ा था कि मालूम पड़ा आज के अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है जो कि जिस पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी आपको। इंफॉर्मेशन एसेट की ओनरशिप करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, कौन कस्टोडियन है, कौन ओनर है। तो आपके गवर्निंग फोरम में में रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, टॉप लेवल में रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के लिए और इनके ऑपरेशंस के लिए। यानी कि एक टीम होनी चाहिए। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक IS सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ऑपरेशंस टीम होती है। यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये टीम होती है और ये सारी चीज़ों को देख रही होती है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही होती है। एक सेंट्रलाइज टीम होती है और इस आदमी को ओवरराइडिंग अथॉरिटी होती है, इस टीम को ओवरराइडिंग अथॉरिटी होती है इन सब मैटर्स में। तो ये आपकी जो बोर्ड है, जो टॉप मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे ये कमेटी होती है। जैसे ऑडिट कमेटी होती है वैसे ये भी एक कमेटी हो सकती है जो सिक्योरिटी को देख रही है। और ये कमेटी कई मायने में बहुत